बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन, यानी कि जीवों में कैसे जनन होता है, कैसे वो नए पीढ़ी को पैदा करते हैं, नई पीढ़ी कैसे आ पाती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि जनन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इनकी परिभाषा भी हमने जानी थी, और उसमें हमने जो एसेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक जनन है, उन दोनों की परिभाषाएं भी याद करी थी, परिभाषाएं भी पढ़ी थी। तो एक बार उनको वापस से दोहरा लेते हैं। अलैंगिक की परिभाषा क्या थी, उसको एक एग्जाम्पल से समझा था कि यह है डब्बा, और डब्बे ने दे दिए छोटे छोटे डब्बे पैदा कर दिए, ठीक है। और एक दूसरे से सितारे, ये सितारा है, और सितारा ने क्या किया, इसने बनाए बीज, इसने बनाए गैमीट, जिसको कह रहे थे गैमीट। सितारे ने गैमीट बनाए, बहुत सारे होते हैं, ऐसे गैमीट बनाए। अब इसमें ये जो गैमीट है, ये गैमीट से फिर नए सितारा बन गया, इस गैमीट से एक और सितारा बन गया, इससे एक और सितारा बन गया, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से बता दिया था कि ये सितारा है, सितारे ने गैमीट बनाया और ये गैमीट आपस में मिल गए, तो ये थोड़ा गलत था। गैमीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक वाले में मिलते नहीं हैं। ये गैमीट अलग अलग ही रहते हैं, अकेले हम, अकेले तुम, रास्ते दोनों के अलग, ठीक है। तो ये गैमीट आपस में ये बातें करते हैं कि भैया हम भी अकेले रहेंगे, तुम भी अकेले रहोगे, मिलने की ज़रूरत नहीं है। गैमीट आपस में बोलते हैं, किसमें, एसेक्सुअल वाले में। तो वो अकेले ही छोटे छोटे सितारे बना देंगे, ठीक है। तो गैमीट बनते हैं इसमें, ऐसा होता है। लेकिन सेक्सुअल वाले में, लैंगिक वाले में जो गैमीट हैं, वो बोलते हैं हम तो अकेले नहीं रह सकते, हम तो मिल के ही रहेंगे। तो वो वाले गैमीट मिल जाते हैं आपस में, तो ये फ़र्क होता है थोड़ा। तो अलैंगिक वाले में वापस आते हैं। अलैंगिक की परिभाषा क्या थी कि अलैंगिक में एक ही जनक होता है। जैसे यहाँ पर एक डब्बा है, यहाँ पर एक सितारा है, तो जनक कितने हैं, एक ही है, यानी कि उसके पेरेंट कितने हैं, एक पेरेंट है, और वो अपने संतति को जन्म दे देता है। इसने भी संतति को जन्म दे दिया, इस सितारे ने भी संतति को जन्म दे दिया। लेकिन ये जो संतति में का जन्म हुआ, वो कैसे हो सकता है, या तो गैमीट बना के हो सकता है, या फिर बिना गैमीट बनाए हो सकता है। जैसे डब्बे ने बिना गैमीट बनाए ही संतति को जन्म दे दिया, और ये सितारे साहब ने क्या किया, पहले गैमीट बनाए, उसके बाद में इसकी संतति आई। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, अलैंगिक वाले में, कि एक ही जनक होता है, एक ही जनक के पास ताकत होती है कि वो संतति को जन्म दे सके, और ये गैमीट बना के भी हो सकता है और बिना बनाए भी हो सकता है, ये हमें याद रखना है। और गैमीट को हिंदी में क्या कहते हैं, गैमीट को ये जो है छोटा सा, इसको कहते हैं युग्मक, युग्मक कहते हैं। तो बिना युग्मक के भी और युग्मक के साथ, दोनों ही तरीके से संतति आ सकती है, और इसमें युग्मक जो है वो आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी परिभाषा याद करने के लिए। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी में क्या क्या बातें बोलने की वो कोशिश करनी चाह रही हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस विधि में, किस विधि में, अलैंगिक वाले की बात कर रहे हैं ये, इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी कि एक ही जो पेरेंट है, एक जनक जो है, वही खुद अकेले ही संतति को जन्म दे सकता है। इसको अच्छे से पढ़ना है, ये संतति है, कोई संत बाबाओं की बात नहीं चल रही है, ये संतति है, संतति, संतति। इसके बाद क्या कह रही है एनसीईआरटी, कि इसके परिणाम स्वरूप, अच्छे से पढ़ना है इसको, परिणाम आता है ना, यानी कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, इसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, जो संतति उत्पन्न होती है, वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं,
वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि क्या होती है, बल्कि अपने जनक के, अपने माता पिता के, अपने पेरेंट के एकदम समान होती है। यानी इन्होंने क्या कह दिया, इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे डब्बा था, डब्बे ने क्या किया, अपनी संतति को जन्म दिया। अब ये डब्बे ने जब अपनी संतति को जन्म दिया तो ये जो इसकी संतति आई, ये भी डब्बा है, ये भी डब्बा है, वो आपस में देखिए, ये भी डब्बा, ये वाला जो डब्बा है वो इस डब्बे के जैसा ही दिख रहा है, एकदम टू कॉपी दिख रहा है ना, जैसे फोटो कॉपी की मशीन में लेके छाप दिया हो, सेम टू सेम दिख रहे हैं, आपस में सेम दिख रहे हैं। लेकिन ये जो डब्बे हैं वो अपने जो पेरेंट हैं उससे भी एकदम मिलते जुलते हैं, एकदम टू कॉपी हैं, है ना। तो डब्बे आपस में भी मिल रहे हैं, आपस में भी समरूप हैं, और अपने जो जनक है, अपना जो पेरेंट है, उसके भी समरूप हैं। यानी यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डब्बे हैं वो आपस में तो मिल ही रहे हैं, आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, और अपने पेरेंट से भी मिलते जुलते हैं, ये जो उनके पेरेंट है उससे भी मिलते जुलते हैं। तो यही बात एनसीईआरटी में इन्होंने कही है, क्या कही है, कि वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, समरूप मतलब एक जैसे, यानी वो एक दूसरे से तो मिलते ही हैं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होते हैं, यानी अपने जो पेरेंट हैं जिसने उसको जन्म दिया उसके भी समान होते हैं। अब आगे वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या ये संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान, अथवा का मतलब होता है या, तो क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान या भिन्न होती है। यानी कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो संतति बनी अलैंगिक जनन में, वो आनुवांशिक रूप से भी समान होती है क्या। आनुवांशिक का मतलब क्या था, आनुवांशिक का मतलब ये था कि मान लीजिए यह डब्बा, तो डब्बा जो बना है, कोई भी जंतु बना, कोई भी जीव बना, उसके अंदर का जो कोड होता है, उसके अंदर के जो जीन होते हैं, मैंने पहले बताया था, जीन जो भी उसके अंदर का कोड होता है उसको कहते हैं अनुवांशिक, उसकी जब बात करते हैं उसको कहते हैं अनुवांशिक, जेनेटिक जिसको कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी पूछ रही है कि ये ऊपर से तो ये डब्बे जो बने, ये वाला जो डब्बे बने, इसकी संतति बनी, ये बनी इसकी संतति, ये ऊपर से, बाहर से तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या इनके अंदर का कोड जो है वो भी सेम है, वो भी एकदम टू कॉपी है क्या। यानी कि वो इनके अंदर का मतलब इनके अनुवांशिक रूप से भी, अनुवांशिक का मतलब क्या हो गया, अंदर से भी, क्या ये अंदर से भी एक समान होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि ये ऊपर, असल में बात क्या होती है कि अलैंगिक में ऊपर से भी एक समान होते हैं और अंदर से भी एक समान होते हैं, ये होता है अलैंगिक वाले में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतति बनी, जो संतान बनी, वो ऊपर से भी समान होती है और अंदर से भी समान होती है। तो आगे इन्होंने कहा है आकारी किए, आकारी, आकार होता है ना, आकार, इनका आकार ऐसा है, इनका आकार छोटा है, इनका आकार बड़ा है, वो वाला आकार है ये। आकारी किए तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए, आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। तो इससे क्या बताना चाहा उन्होंने कि जब अलैंगिक जनन हुआ और उससे उनकी संतति बनी, तो वो बाहर से भी, यानी कि उनका आकार भी एक दूसरे से सेम है, एक दूसरे के जैसा है, और अनुवांशिक रूप से यानी कि अंदर से भी वो एक दूसरे से सेम है, एकदम टू कॉपी हैं, एक जैसे हैं। तो ऐसे जीव जो कि बाहर से भी एक जैसे हों और अंदर से भी एक जैसे हों, बाहर से को क्या बोला एनसीईआरटी के अंदर में, आकारकीय है, यानी कि जो आकार से भी एक जैसे हों और आनुवांशिक रूप से यानी कि अंदर से भी एक जैसे हों, तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, ऐसे जीवों को बोलते हैं क्लोन। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो ये हो गई क्लोन वाली बात कि क्लोन किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। यानी कि अलग अलग जीवों में कैसे अलैंगिक जनन मिलता है,
तो उसका डिटेल में स्टडी करना है। विस्तृत का मतलब होता है डिटेल, विस्तृत अध्ययन करें। ठीक है, चलिए ठीक है, कर लेते हैं अध्ययन। तो अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव जो कि अपेक्षाकृत साधारण जीव होते हैं आदि में पाया जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो पहले तो ये कह रहे हैं कि ये अलैंगिक जनन किस किस में मिलता है। तो अलैंगिक जनन हमको बताया इन्होंने कि कहाँ मिलता है। देखिए, एकल जीव का मतलब है कि एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, एक सेल वाले, ये एक सेल है, इसमें मिलता है अलैंगिक जनन। ठीक है, फिर उसके बाद किस में मिलता है, पादप में मिलता है, पौधों वालों में भी मिलता है, और तथा जीवों में मिलता है, यानी कि जानवरों में मिलता है। अब कैसे जानवर होने चाहिए, जो कि अपेक्षाकृत साधारण जीव होने चाहिए। साधारण जीव होते हैं यानी कि जिनकी जो शरीर है, उनका शरीर बहुत ही सामान्य है, बहुत ही साधारण है। साधारण का मतलब ये नहीं हो गया कि बहुत ही घटिया किस्म के हैं, घटिया क्वालिटी के हैं। नहीं नहीं, साधारण का मतलब ये जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है डब्बों ही डब्बों से बनी हुई, और उसके अंदर में बहुत ही गजब की वो लगी हुई है। यानी कि ऐसा सोच लीजिए कोई बड़ा सा होटल है, होटल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है, टेबल कुर्सी पंखा, है ना, और अलग अलग किस्म के वहाँ पर मशीनें रहेंगी। होटल के अंदर में खाना बनाने की अलग मशीन रहती है, किचन भी उनका इतना शानदार रहता है। तो वो होटल कैसा हो गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ही जटिल किस्म का उनकी उसकी संरचना जो है बहुत ही जटिल किस्म की है। वहीं एक सीधा मकान है, एक घर है, एक ही कमरा है जिसके अंदर में, ठीक है, एक कमरा है और किचन भी उसी कमरे के अंदर में है। मतलब एक ही कमरा है, उसके अंदर कोई ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं नहीं, मशीनें हाई फाई वाली। तो वो क्या साधारण हो गया, वो उसकी जो संरचना है थोड़ी सी सरल हो गई। तो वैसे ही कुछ जीव और पौधे, उनकी संरचना जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है, उनको कहते हैं, उनको यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है कि वैसे सिंपल या साधारण संरचना वाले जो जीव और पौधे होते हैं उनके अंदर में भी अलैंगिक जनन मिलता है। तो किस में मिलता है अलैंगिक जनन, ये याद रखना है हमें। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन अभी अभी एनसीईआरटी ने बताया किन चीज़ों में मिल रहा है, अपन को 3 चीज़ों में मिल रहा है। एक तो मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ये जो सिंगल सेल वाले हैं यानी कि एक कोशिका वाले हैं उसमें मिल रहा है। फिर दूसरा किस में मिल रहा है, पादप में मिल रहा है यानी कि पौधों में मिल रहा है। और तीसरा किस में मिल रहा है, जीवों में मिल रहा है यानी कि जानवरों में मिल रहा है। जीव, अब जीव बोल के ऐसे शेर हाथी घोड़ा नहीं सोचना है। वो ऐसे कुछ जीव होते हैं जो हमने अभी पढ़े नहीं है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो साधारण जीव कौन से होते हैं उनमें मिलता है। तो ये पेड़ और पौधे, हर कोई पेड़ पौधे नहीं, वो कौन से होने चाहिए, साधारण संरचना वाले होने चाहिए। साधारण, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण, जिनकी शरीर जो है बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, वैसे वाले पादप और जीव में। तो एक कोशिका वाले में, और पेड़ और पौधे, पेड़ पेड़ पौधे या पादप कोशिका जो कि जिनका शरीर बहुत ही साधारण है, और जीवों में यानी कि जानवरों में जिनके शरीर बहुत ही साधारण है। सो साधारण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि प्रजीव, प्रजीव इसको ध्यान से पढ़ना है, प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव, प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव यानी कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका, जो जनक कोशिका होती है, जो जन्म देती है, वो दो में विभक्त होकर, दो में डिवाइड होकर, दो में बंटकर नए जीवों को जन्म देती है, नए जीवों को जन्म देती हैं, जैसा कि चित्र 1.2 में दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमारे मन में सवाल उठेगा कि ये प्रोटिस्टा और मोनेरा किस बला का नाम है ना, कि प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या चीज़ है। तो अभी अभी एनसीईआरटी ने बताया था कि जो अलैंगिक जनन होता है वो किस में मिल रहा था,
अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में मिल रहा था कि एक सेल एक कोशिका वाले जंतुओं में मिल रहा था, एक कोशिका ठीक है, एक कोशिका वाले में मिल रहा था। अब ये एक कोशिका वाले जंतु होते कौन से हैं, कौन से वो जंतु होते हैं एक कोशिका वाले, तो वही होते हैं अपने यहाँ पर जो बताया गया है प्रोटिस्टा, एक तो है प्रोटिस्टा और दूसरे होते हैं मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा, इनके नाम बड़े ही, ये पिस्ता जैसे दिख रहा है, काजू बादाम पिस्ता, प्रोटिस्टा ऐसे दिख रहा है, और ये कोई सोनू मोनू जैसे दिख रहा है मोनेरा, है ना, अरे बेटा मोनेरा ऐसे करके, तो प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब ये प्रोटिस्टा और मोनेरा नाम आए किधर से, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो असल में ये 11वीं में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कि जिसके अंदर में हम जितने भी इस धरती के अंदर पेड़ पौधे जंतु जितने भी यहाँ पर जिंदा जंतु हैं ना, जितने भी जंतु हैं इस धरती के अंदर में, उसको हम 5 कैटेगरी में, 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। उसको याद रखने की ट्रिक होती है, अभी याद कर सकते हैं, MPFPA, इसको याद रखने की ट्रिक होती है। M से तो होता है मोनेरा, P यानी कि पास से होता है प्रोटिस्टा, F से होता है फंजाई, और P से होता है प्लांट, और A से होता है एनिमल। इन तीनों को भूल जाइए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, फंजाई प्लांट एनिमल। अभी इस पर गौर करना है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा यानी कि जितने भी जंतु हैं उनमें से 5 में हमने डिवाइड कर दिया MPFPA में। ठीक है, MPFPA इसमें डिवाइड कर दिया। अब उसमें से जो ये मोनेरा होते हैं, M से मोनेरा, P से प्रोटिस्टा, ये वाले जो होते हैं, इसके अंदर में हमने क्या रखा है, इसके अंदर में हमने रखा है, ये होते हैं एक कोशिका वाले जीव। जो मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं वो एक कोशिका वाले, यानी कि जितने भी एक कोशिका वाले जीव हैं वो या तो मोनेरा में आते हैं या तो प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं। ये ऐसी बात हो गई जैसे कि इस धरती पे जितनी भी नदियाँ हैं, अब नदियों के बहुत सारे नाम हैं, जैसे यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस नदी, है ना, ऐसी ऐसी अलग अलग नदी हैं। लेकिन सारी नदियों को एक शब्द में बोल दें तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ नदियाँ होती हैं, नदी बोल देते हैं। हमारे मन में एक पिक्चर बन जाती है, नदी जो होती है वो बहती है, ऐसे पतली सी होती है। फिर उसके बाद डिटेल में हम जाएंगे तो अलग अलग नदियाँ हमको दिखाई देंगी। वैसे ही यहाँ पर भी जब हम मोनेरा और प्रोटिस्टा बोलते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए कि मोनेरा और प्रोटिस्टा बोला तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये एक कोशिका वाले जीव की बात चल रही है। ठीक है, अब मोनेरा की बातें, मोनेरा की जो क्वालिटी होती है, मोनेरा की जो खूबियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, और प्रोटिस्टा की खूबियाँ जो होती हैं वो अलग होती हैं। वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो मोनेरा होता है और प्रोटिस्टा होता है वो कितने सेल का होता है, कितने कोशिका का होता है, एक कोशिका का होता है। तो इसलिए यहाँ पर NCERT ने बोला था कि अलैंगिक जनन, क्योंकि एक कोशिका वालों में मिलता है, और एक कोशिका वाले कौन से होते हैं, या तो प्रोटिस्टा होता है या तो मोनेरा होता है। तो इसलिए यहाँ पर NCERT ने बोला, प्रोटिस्टा और मोनेरा का एग्जाम्पल देके बताया कि प्रोटिस्टा में ऐसा कौन सा जंतु आता है, ऐसा कौन सा जंतु है जिसके अंदर में अलैंगिक मिल रहा है, और मोनेरा के अंदर में ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें अलैंगिक जनन मिल रहा है। तो अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर लिखा है प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका मतलब, जनक मतलब जो पेरेंट रहते हैं, जिससे बच्चा पैदा होएगा, जिससे दूसरी पीढ़ी आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डब्बा था, डब्बे ने छोटा डब्बा दिया और एक और डब्बा दिया, तो ये वाला जो हुआ जिसने जन्म दिया उसको बोल रहे जनक, जनक बोल रहे थे। जनक की जो कोशिका है, जनक का जो सेल है वो दो में विभक्त हो जाता है, नए जीवों को जन्म देती है। तो ये भी दो में विभक्त होकर नए जीवों में जन्म देती है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा चित्र 1.2। तो चलते हैं हम चित्र को देखने, चलिए चलते हैं। तो चित्र 1.2 हमें बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन हो रहा है, एक कोशिका वाले जीव में कोशिका का विभाजन हो रहा है, कोशिका डिवाइड हो रही है। आ में इन्होंने दिखाया है, ये जो आ है, आ ई उ वाला आ में इन्होंने दिखाया कि ईस्ट में मुकुलन दिखाया है। ईस्ट में क्या दिखाया है, मुकुलन। और बा में इन्होंने दिखाया है अमीबा, अमीबा में द्विखंडन बोलते हैं इसको। तो ईस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन,
ऐसे चुप चुप होके इसको ना देखें बल्कि बोलें भी कि ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन, और अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थोड़ी अंग्रेजी भी झाड़नी पड़ेगी, अंग्रेजी में भी याद रखना होता है। ईस्ट को तो ईस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, मुकुलन को बोलते हैं बडिंग, BUDDING, बडिंग। ठीक है, बडिंग बोलते हैं, यानी कि बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में बडिंग, मुकुलन को क्या बोलते हैं, बडिंग। और अमीबा में बोलते हैं द्विखंडन। द्वि का मतलब होता है दो, और खंडन का मतलब होता है टूटना। जैसे बोलते हैं ना, तुम खंड खंड हो गए, यानी कि बहुत टूट गए, वैसे द्वि यानी कि दो में टूट गए। अमीबा जो था वो दो में टूट गया बेचारा, चलो होता रहता है। तो द्विखंडन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाई, बाई मतलब दो, बाइनरी, BINARY, बाइनरी, FISSION, फिशन, फिशन, बाइनरी फिशन। तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन, यानी कि द्विखंडन, दो में खंडन। और ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में होती है मुकुलन, यानी कि बडिंग। उसको मुक्का नहीं मारा किसी ने, ठीक है, तो मुकुलन होता है। अब इसको देखते हैं डायग्राम की मदद से। तो ये है जो आपको हरा हरा सा दिख रहा है, ये कोई आम नहीं है या केरी नहीं है, ये ईस्ट है। ये असल में होता है एकदम बहुत ही छोटा है, इसको अपन अपनी ऐसे नॉर्मल आँख से देख ही नहीं सकते, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना पड़ता है, लेंस से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी इनकी जनक कोशिका, जनन कोशिका, यानी कि जो पेरेंट है। तो ये क्या है, ये पेरेंट है। ठीक है, ये पेरेंट के अंदर में आपको ये दिख रहा है, एक न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है। ये असल में, चलो वो तो डिटेल में बाद में आएगा। तो ये तो हो गई पेरेंट। फिर ये एकदम से क्या हुआ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसका खाने बनाने वाला किचन होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, आपको इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, ये जो दिख रहा है। तो उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो आपने देखा यहाँ पर, क्या देख रहे हैं अपन, कि ये जो इसका पेरेंट है, ये पेरेंट है, जनक कोशिका है, एक ही सेल है ना, इसमें एक ही सेल दिख रहा है अपन को। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो इसका न्यूक्लियस है, इसकी जो केंद्रक है, वो दो में डिवाइड हो गया, दो में क्या हुआ, पहले विभक्त हो गया, और एक छोटी सी क्या हो गई, इसके ऊपर फूल जैसा उग गया, कली जैसी उग गई, फूल की कली उग गई ना। ये पूरा पेरेंट था, उसके ऊपर एक फूल की कली उग गई, इसको बोलते हैं कलिका, इसको कलिका बोलते हैं। एनसीईआरटी ने भी आगे जाके बताया है। फिर इसके बाद ये पूरा इधर चला गया, और ये पूरा इधर चला गया, इसका केंद्रक। और उसके बाद क्या हुआ, ये भी धीरे करके ऐसे हट गया, ये भी अलग हो गया, और ये सेल भी अलग हो गया। लेकिन यानी कि नया बच्चा जो है, यही नया बच्चा है, ये जो कलिका है वही नया बच्चा है। ठीक है, अब लेकिन ये बच्चा है वो बहुत ही प्यार करता है अपने पेरेंट्स से, अपने जो जिनने इसको जन्म दिया, बहुत ही प्यार कर रहा है। इसलिए ये कलिका क्या है, इससे चिपकी रहती है। ये कलिका है जो है वो इससे चिपकी रहती है, कलिका बोलते हैं, क्योंकि ये माँ बोल, तो क्योंकि ये बोलता है मैं आपको छोड़ के अभी नहीं जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगा। तो कलिका इससे चिपकी रहती है, और जैसे ही इसको कोई, जब ये बहुत टाइम गुजर जाता है, जब कलिका थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो ये वजन इसका बढ़ जाता है, तो ये टूट के कलिका गिर जाती है। जैसे मान लो ये कलिका यहाँ पर गिर गई, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है। फिर ये बड़ी होगी, बड़े होगी, इसके ऊपर भी फिर कलिकाएँ आने लगेगी, एक और कलिका आ गई, एक और कलिका आ गई, एक और कलिका आ गई, ये भी बड़े होंगे और टूट के गिरेंगे। तो उससे नए नए पीढ़ियाँ, नए नए ईस्ट जो है बनते रहेंगे। तो ईस्ट में ऐसे बडिंग होती है, इसी को बोलते हैं, कलिका को बोलते हैं बड, BUD। तो बड बना के, बड बना, बड बनने से यानी कि कलिका बनने से नया ईस्ट आ जाता है, नया ईस्ट जन्म में आ जाता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कलिका, मुकुलन। इस पूरे को क्या बोल रहे हैं, मुकुलन। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये पेरेंट था उसके मुंह में कली आ जाती है, मुकुलन, मुंह में कली आ जाती है, इसको इसलिए बोलते हैं मुकुलन। तो कलिका बन के जब होता है उसको बोलते हैं मुकुलन। अब दूसरा देखते हैं हम, अमीबा। अमीबा में द्विखंडन। तो ये था अमीबा, ये है अमीबा। अमीबा ऐसे ही दिखता है थोड़ा, अपन देख रहे होंगे कि जैसे किसी ने थूक दिया हो तो ये ऐसा ही दिखता है अमीबा। अब ऐसा क्यों दिखता है, असल में ये जो इसके आवारा जैसे घूम रहे हैं,
ये बाहर की तरफ ये जो इसके हैं ये असल में कहलाते हैं अमीबा के पैर होते हैं। ये पैर, ये इसके पैर हैं। अब अपने पैरों से तुलना मत करिए, अपने पैर तो बहुत ही शानदार होते हैं। ये अमीबा जो है बहुत ही पुराने ज़माने का है, इसलिए इसको साधारण बोल रहे थे। अगर गौर करा हो तो इसके पैर ऐसे ही हैं कि किसी ने थूक दिया हो जैसे। तो ये पैर है इसके, और असल में ये इसके असली पैर नहीं हैं, ये नकली पैर हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल था, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा पहले ऐसे गोल गोल था, मान लो जब ये पैदा हुआ गोल था, फिर उसके बाद इसको चलना था, तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि अपने पैर, ये जो अंदर का वो था, अंदर का ये तरल था जो जिसको हम क्या बोलते थे, कोशिका का द्रव्य, उसको आगे फैलाया। तो इसलिए इसका क्या बन गया, एक पैर जैसा बन गया। फिर इसने इसी को दूसरे तरफ से फैलाया, और यहाँ से जो है पीछे से क्या हुआ, ये पीछे से सिकुड़ गया। तो ऐसे करते करते ये आगे बढ़ रहा है अमीबा। तो ये अमीबा है। फिर ये इसका दिखाया केंद्रक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अब अमीबा ने बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इनने भी एनसीईआरटी पढ़ ली थी कि हम तो भैया मर जाएंगे, क्योंकि मौत तो निश्चित है, क्योंकि एक सेल वाले भी हैं। फिर तो इन्होंने बोला चलो हम क्या करते हैं, जनन करते हैं। और जनन में भी कौन सा वाला, अलैंगिक जनन। तो अमीबा में कुछ हलचल मचने लगी अंदर। तो इसका न्यूक्लियस देखिए थोड़ा सा लंबा सा हो गया। न्यूक्लियस पहले अलग होता है, और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसका ये न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया, और ये एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया, यानी कि न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, दो में टूट गया। और कुछ चीज़ें इसकी यहाँ पर जाने लगी सेल के अंदर की, और कुछ चीज़ें अंदर यहाँ पर जाने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा पूरा न्यूक्लियस और कुछ चीज़ें जो आजू सेल की थी वो इधर आ गई, और यहाँ पर इस साइड आ गई बाकी चीज़ें। और बीच में अब ये इसका सेल भी जो था वो डिवाइड होने लगा, वो भी टूटने लगा। और आखिरकार जाके क्या हुआ, एक नया अमीबा आ गया, और दूसरा एक और नया अमीबा आ गया। यानी कि एक अमीबा से, जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक अमीबा से एक ये आ गया, और एक ये दूसरा आ गया अमीबा। तो ऐसा हुआ, वही डब्बे वाली कहानी हो गई, जैसे मैं बार बार आपको डब्बा बना के दिखा रहा था कि ये डब्बा जो है, एक छोटा डब्बा दिया इसने और एक और डब्बा दिया। तो अब डब्बा जो है दो में टूट गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, द्वि। द्वि मतलब दो, और खंडन मतलब टूट जाना, खंडन, द्विखंडन। तो दो में खंडन हो गया, इसलिए अमीबा में क्या बोलते हैं, अमीबा में दो में खंडन हो गया, ये एक और ये दो। तो अमीबा में दो खंडन, द्विखंडन हो जाता है, और ये क्या कहलाएंगी, संतति, यानी कि इसकी संतान हो गई। संतति की कोशिका, कोशिका इसलिए क्योंकि एक ही सेल है ना, इसलिए कोशिका। तो यहाँ से हम समझ गए चित्र 1.2 में देख के कि प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर में कैसे, जो कि एक सेल के होते हैं, या तो उसमें एक एग्जाम्पल बताया एनसीईआरटी ने ईस्ट का, ईस्ट जो होता है ये ईस्ट, उसमें क्या हो रहा है, मुकुलन, मुकुलन हो रहा है। और अमीबा के अंदर में क्या हो रहा है, अमीबा के अंदर हो रहा है द्विखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन। तो ये अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। तो अगर कोई पूछे कि अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बता सकते हैं एक कोशिका वालों में, तो आप बता सकते हैं कि ईस्ट के अंदर में मुकुलन यानी कि बडिंग, और अमीबा के अंदर द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। फिर आगे बढ़ते हैं। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका का विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। तो यानी कि हमने जो ये पढ़ा कि इनकी जो कोशिका है वो विभाजित हो रही थी। इनकी ये कोशिका थी, तो मान लो अब अमीबा ही बनाते हैं हम, डब्बा नहीं बनाते, ये अमीबा थी, इसकी कोशिका है अंदर, ये केंद्रक है, ये फिर दो में विभाजित हो गई, इससे एक ये बन गया और ये एक अमीबा बन गया। तो ये कोशिका विभाजन जो इसका हुआ, वही क्या तरीका हो गया, एक अलैंगिक जनन का तरीका हो गया। कोशिका विभाजन ही एक तरीका हो गया अलैंगिक जनन का। तो कोशिका विभाजन अलैंगिक जनन की एक विधि हो गई। अब ये जो कोशिका विभाजन हुआ वो एनसीईआरटी ने बोला एक समसूत्री है, समसूत्री कोशिका विभाजन। यानी कोशिका जो है दो तरीके से विभाजित होती है, एक समसूत्री होती है और एक विषम सूत्री होती है। समसूत्री का मतलब होता है सम सूत्री, ये हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बता दिया और कन्फ्यूजन हो सकती है। सम का मतलब होता है समान, एक जैसा, इक्वल, इक्वल टू का साइन बनता है ना, टू इक्वल टू टू, है ना, वैसे वाला, उसको बोलते हैं सम। यानी समसूत्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये सेल है, ये सेल है। अब सेल के अंदर में होता है डीएनए, आपको पता है डीएनए,
डीएनए होता है। इसको मैं फिर से बना देता हूँ। सेल के अंदर में होता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये सेल को डिवाइड करना है तो क्या करता है सेल कि ये क्रोमोसोम को डबल कर देता है। ये तितली बन गई, ये डबल हो गया, यानी कि इसके पास एक कॉपी आ गई और इसके पास भी एक इसका पड़ोसी आ गया। फिर उसके बाद क्या करता है सेल, आधों को एक में भेज देता है और आधों को क्या बोल कर देता है, दूसरे में भेज देता है। तो यानी कि इसके अंदर जो इसकी आखिर में सेल बना, ये जो आखिर में सेल बना उसके अंदर में बराबर बराबर क्रोमोसोम गए, है ना। इसके अंदर भी 2 आ गए और नीचे वाले के अंदर में भी 2 आ गए, तो बराबर बराबर आए, इसलिए इसको बोलते हैं समसूत्री। ऐसे कोशिका विभाजन को बोलते हैं समसूत्री, जिसमें बराबर बराबर अंदर का जो क्रोमोसोम रहता है, अंदर की जो चीज़ें रहती है वो बराबर बराबर जाएँ, उसको बोलते हैं समसूत्री। तो इस समसूत्री कोशिका जो विभाजन हो रहा है वो एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि हो गई, यानी कि जनन की क्रियाविधि कोशिका विभाजन ही एक जनन की विधि हो गई। फिर बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि बहुत सारे जो एक कोशिका वाले जीव हैं वो द्विखंडन से, यानी कि बाइनरी फिजन जैसा कि अमीबा में मिल रहा था, उससे उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो हमने देखा था अमीबा के अंदर में एक कोशिका कितने में विभक्त, यानी कि विभक्त का मतलब है डिवाइड हो जाती है, और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से बढ़ता है। वयस्क का मतलब क्या होता है, वयस्क का मतलब बड़ा जिसको कहते हैं, अडल्ट, बड़े आदमी जिसको कहते हैं ना, वयस्क उसको कहते हैं। वयस्क के रूप में तीव्रता से बढ़ता है, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जैसे ये अमीबा था, अमीबा जो है इस 2 में टूट गया, इसका द्विखंडन हो गया, फिर उसके बाद ये भी बड़े हो जाएंगे, जैसे डब्बा बड़ा हो रहा था वैसे ये भी बड़े हो जाएंगे। तो 2 में विभक्त हुए, एक कोशिका 2 में विभक्त हुई, ये 2 में विभक्त हो गई, और फिर उसके बाद ये तीव्रता से बढ़ते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये अगले पेज पे लिखा हुआ है कि वो तीव्रता से वृद्धि कर जाता है। और उसके एग्जाम्पल कैसे दिया, एग्जाम्पल में दिया अमीबा, जैसे कि हमने देखा था अभी द्विखंडन हो रहा था अमीबा में, और पैरामीशियम, पैरामीशियम, इसको ध्यान से बोलिए, एक बार आप भी बोल के देखिए। ये ऐसे लग रहा है ना कि ये अपने पैर को बुला रहा है, पैरामीशियम, और ये अमीबा। तो द्विखंडन किस में मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि द्विखंडन हमें किस में देखने को मिलता है। तो एक तो अमीबा में देखने को मिलता है और पैरामीशियम, और बाकी में भी मिलता है, आदि लिखा हुआ है और में भी मिलता है, लेकिन हमें 2 याद रखने अभी, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसे दिखता है, एक चप्पल के जैसा दिखता है। पैरामीशियम में बना के बता देता हूँ, जैसे ये अपनी चप्पल है ना, ये चप्पल होती है अपनी, यहाँ पर अंगूठा डालने के लिए रहता है। तो ऐसे ही कुछ दिखता है पैरामीशियम, ऐसे करके दिखता है पैरामीशियम, और इसमें बहुत सारे इसके बाल रहते हैं जिसके सहारे से चलता है, और इसका एक केंद्रक होता है और उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं। ऐसा पैरामीशियम दिखता है चप्पल के समान, वो पैरामीशियम में मिलता है। फिर ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता, ईस्ट में एक समान नहीं होता, तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं, अभी हमने देखा था, और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। तो हमने अमीबा में देखा, अमीबा का जब विभाजन हुआ, ये अमीबा था, ये इसका केंद्रक है, ये जब विभाजित हुआ तो ये एक समान हुआ, यानी कि डब्बे के जैसा हुआ। ये डब्बा था और ये 2 में विभाजित हो गया, एक समान, यानी कि ये बराबर बराबर टाइप के जो डब्बे बने वो बराबर बराबर थे। लेकिन जब ईस्ट था, ईस्ट कहाँ गया हमारा, ये ईस्ट था, तो इसमें क्या हुआ, पहले एक छोटी सी कलिका आई, कलिका उत्पन्न हुई, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है, तो ये विभाजन जो हुआ वो एक समान तो नहीं हुआ अमीबा जैसे, इसलिए एनसीईआरटी ने क्या बोला, ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता,
है ना, तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। कलिका आ गई इसके अंदर में, ये कलिका आ गई एक, फिर एक छोटी कलिका यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर एक कलिका आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है, यानी कि शुरू में बहुत प्यार है इनके अंदर में, तो ये अपनी ही इस जनक कोशिका, ये जो कोशिका है वो जनक कोशिका है, उससे जुड़ी हुई है। और बाद में क्या होता है, बाद में अलग होकर नए इस जीव में परिपक्व हो जाती है, परिपक्व पक जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। परिपक्व का मतलब होता है बड़ी हो जाती है। तो मान लो ये ईस्ट था, फिर से बना देते हैं एक ईस्ट, ये ईस्ट है और इसके अंदर में ये आई कलिका, ये कलिका आ गई छोटी सी, और एक और कलिका बना देते हैं, एक और कलिका आ गई, और फिर चली हवा, साए साए साए, हवा चल रही है, साए साए साए, ये इधर हवा चल रही है, और ये हवा चल के इसने इसको गिरा दिया, ऐसे हवा चली, इस इधर की तरफ हवा चली, और ये जो है ईस्ट आके यहाँ पर गिर गया, ये इसकी कलिका गिर गई, ये मिट्टी बना देते हैं जरा हम, गिर गई। अब ये फिर धीरे धीरे क्या होगी, ये फिर धीरे धीरे बड़े होने लगेगी, ये बड़ी होगी, फिर उसके बाद और बड़ी होगी, और इसी के जैसे अपने पेरेंट के जैसे बड़ी हो जाएगी। फिर इसके अंदर कलिकाएँ आएंगी, फिर यहाँ पर हवा चलेगी, फिर ये नीचे गिर जाएगी, और फिर उसके बाद ये बड़ी होती जाएगी। तो ऐसे नई नई ईस्ट आती रहती हैं। तो शुरुआत में तो शुरुआत में ये जनक कोशिका से जुड़ी रहती है, यानी कि अपने पेरेंट से जुड़ी रहती है, और बाद में अलग होकर नए ईस्ट में परिपक्व हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। तो अभी के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, ईस्ट परिपक्व हो जाती है यहाँ तक, बाकी का आगे का विषम परिस्थिति यानी कि डिफ़िकल्टी, मुश्किलें जब आती हैं तब ये क्या करते हैं वो आगे देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको 7 बार हमें पढ़ना है और पॉजिटिव सोचते रहना है। थैंक यू।